brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K toothpaste for sensitive teeth。北约所谓的安全，是以牺牲别国的安全为代价的，其所作所为给全球和地区带来了极高的安全风险。中方坚决反对北约对中国的抹黑攻击和甩锅推责，反对北约拿中国当借口，东进亚太，搅动地区局势。ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान, जो आरोप लगा रहे थे कि नेटो चीन का इस्तेमाल अपनी गलतियां छिपाने के लिए करता है। ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। चीन की तलखी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलटेनबर्ग के बयान के बाद आई। 8 जुलाई को उन्होंने कहा था कि चीन यूक्रेन की जंग में रूस का समर्थन कर रहा है। इसके अगले ही दिन स्टोलटेनबर्ग को नेटो की 75वीं समिट में हिस्सा लेना था। उनके बयान से समझ आ रहा है कि समिट का फोकस रूस यूक्रेन जंग के साथ साथ चीन पर भी रहेगा। आखिरकार 9 जुलाई को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट शुरू हुई। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत 12 देशों के साथ अप्रैल 1939 में हुई थी। इसका मकसद था कोल्ड वॉर में सोवियत संघ के प्रभुत्व को रोकना। फिर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, मगर नेटो बना रहा। कालांतर में इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़ी। अभी इसमें कुल 32 देश हैं। अमेरिका और कनाडा के अलावा यूरोप के 30 देश इसके सदस्य हैं। नेटो के बारे में हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम समिट पर लौटते हैं। 2024 में नेटो की समिट ऐसे समय में बुलाई गई जब यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो रहे हैं। बैठक से एक दिन पहले ही यूक्रेन में सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल पर अटैक हुआ। दूसरी बार रूस को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश दौरे बढ़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा कर रहे हैं। तीसरी चीज, नेटो के सबसे ताकतवर मेंबर अमेरिका में नेतृत्व का संकट बढ़ रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के अलावा नेटो देशों की आपसी कलह भी जारी है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस जाकर आए हैं, जबकि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन एससीओ समिट में पुतिन से मिले और उनको अपने यहाँ आने का न्योता भी दिया। तो आज के शो में हम समझेंगे इस बार की नेटो समिट का एजेंडा क्या है, क्या नेटो की आपसी कलह खत्म हो पाएगी और नेटो समिट के केंद्र में चीन और रूस क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात नेटो की। नेटो एक साझा सैन्य संगठन है, मतलब किसी एक देश पर हमला समूचे संगठन पर हमला माना जाता है। इसलिए उसकी रक्षा में सभी सदस्यों को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। ये नेटो के आर्टिकल 5 में दर्ज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद। नेटो की अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन संकट में सभी देशों की सेना मिलकर लड़ती है। नेटो के सदस्य देशों की आर्मी में कुल मिलाकर 35 लाख सैनिक हैं। इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं समय समय पर युद्ध अभ्यास भी करती रहती हैं। नेटो के हर सदस्य के पास वीटो पावर है। कोई भी फैसला सभी सदस्यों की सहमति से लिया जाता है। अगर एक भी देश ने मना किया तो प्रस्ताव फेल हो जाता है। जैसा हमने पहले बताया, नेटो की स्थापना सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए हुई थी, मगर 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद नेटो को भंग क्यों नहीं किया गया? दरअसल नेटो ने इस घटना के बाद अपना मकसद बदल दिया। कहा, अब हम दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। कालांतर में रूस और चीन की चुनौती बढ़ी। क्यों बढ़ी, इसका जिक्र हम आगे करेंगे। इस बार की नेटो समिट 9 से लेकर 11 जुलाई तक चलेगी। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। चूंकि इसमें यूक्रेन जंग का मुद्दा सबसे ऊपर है, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी बुलाया गया है। ज़ेलेंस्की ज्यादा हथियारों की सप्लाई और नेटो की मेंबरशिप के लिए कैंपेन कर रहे हैं। उनको थोड़ी थोड़ी सफलता भी मिल रही है। समिट के पहले दिन बाइडेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया। इससे रूस के हवाई हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। बाइडेन को सुनिए। Remember, NATO's character is fundamentally democratic, always has been and always must continue to be. And today, NATO is better resourced than it ever has been.
Ukraine can and will stop Putin. Especially with our full collective support. They have our full support. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. नेटो के इस समिट से यूक्रेन को 2 बड़ी उम्मीदें हैं। क्या है वो उम्मीदें? ज्यादा हथियारों की सप्लाई और नेटो की मेंबरशिप। रूस यूक्रेन के अलावा और क्या एजेंडे पर है? 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट, चीन। साउथ चाइना सी के ज्यादातर हिस्से को अपना बताता है चीन, ऐसे इलाके को भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उसके नहीं है। इसमें से कई हिस्से पर फिलीपींस और ताइवान भी हक जताते हैं, इसलिए चीन की इस इलाके में झड़प भी होती रहती है। जून 2024 में चीन और फिलीपींस की नौसेना आपस में भिड़ गई। साउथ चाइना सी ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद जरूरी है। नेटो सदस्य देशों के जहाज इसी रास्ते से सामान लाते ले जाते हैं। चीन की उपस्थिति से यह व्यापार प्रभावित हो सकता है। नेटो देश इसका समाधान चाहते हैं, इसलिए चीन नेटो की नज़र में रहता है। पहली बार नेटो और चीन की टसल शुरू हुई थी साल 2019 में। तब लंदन में नेटो समिट हुई थी। पहली बार चीन की चुनौती पर चर्चा हुई थी। इसके बाद से ये चुनौती स्थायी है। चीन नेटो के एजेंडे पर क्यों है? चीन को लेकर उनकी क्या चिंताएं हैं? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, चाइना को लेकर जो नेटो के प्राइमरी कंसर्न है उसमें रशिया को सपोर्ट करना ताकि यूक्रेन का युद्ध जो है वो लंबा चले, वो एक कंसर्न है बिल्कुल। दूसरा कंसर्न ये भी है, देखिए कि यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। आपने भी देखा होगा, अगर आप डिफेंस स्पेंडिंग के लिहाज से देखेंगे तो अकेले आधे से ज्यादा डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो या जो डिफेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अकेले यूएस करता है, और बाकी आधे से कम में वो सारे के सारे यूरोपियन प्लेयर्स हैं। तो मेरा मतलब है कि यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। आज की डेट में जब अमेरिका ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उसका जो प्रमुख जो एक थिएटर है एंगेजमेंट का वो इंडो पैसिफिक है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक वो रीजन है जहां चाइना के एसिमेट्रिक राइज के वजह से पावर डिसबैलेंस हो गया है, और वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए आपको मालूम है कि यूएस और ताइवान स्ट्रेट, सबसे बड़ी बात ताइवान स्ट्रेट्स, इन चीजों को चेक करने के लिए यूएस ने अपनी सारी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं एक तरह से इंडो पैसिफिक पे लगाने की बात कही है। हालांकि इस पर सवाल भी उठते हैं क्योंकि यूएस ही है जो यूक्रेन को भी मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है। खैर, अब ऐसे में चाइना को लेकर तो रशिया यूक्रेन युद्ध में जो चाइना की भूमिका है वो बात तो है ही, उसके अलावा जो राइज ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी है और उसके वजह से जो एक बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट हो गया है, जो एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना अलग से इंडो पैसिफिक में है, ये भी नेटो के लिए कंसर्न है, क्योंकि याद रखें कि नेटो जो है वो यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। पॉइंट नंबर 2, यह है यूक्रेन युद्ध। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा छाया रहता है। इस समिट में भी यही होता दिख रहा है। जो बाइडेन ने पहले दिन अपने स्पीच में यूक्रेन का जिक्र किया। कहा यूक्रेन पुतिन को हराने में कामयाब होगा। सनद रहे, नेटो की रूस से दुश्मनी हालिया नहीं है। इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। नेटो ने इसका विरोध किया था। उन्होंने उस मामले में हस्तक्षेप तो नहीं किया, मगर रूस के पड़ोसी देशों में डिफेंस मजबूत कर दिया। रूस को नेटो से क्या दिक्कत है? रूस का कहना है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसकी 2/3 से अधिक पश्चिमी सीमा सीधे नेटो की पहुंच में आ जाएगी। इसके अलावा रूस का कहना है कि 1997 के बाद जो भी देश नेटो के मेंबर बने हैं उन्हें निकाला जाए और ये गारंटी मिले कि आगे किसी भी देश को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चीन और रूस की दोस्ती ने भी नेटो की चिंता बढ़ाई है। आरोप है कि चीन रूस को सेमीकंडक्टर बेच रहा है। 2023 में रूस ने 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात चीन से किया, जिसका इस्तेमाल मिसाइल, टैंक और विमानों के उत्पादन में किया गया। इल्ज़ाम तो यह भी है कि चीन रूस को सैटेलाइट तस्वीरें भी साझा कर रहा है। इससे रूस को हमला करने में सफलता मिलती है। कारण नंबर 3, बाइडेन की फिटनेस। ये नेटो का आधिकारिक रूप से कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जानकार कहते हैं नेटो सदस्य के बीच इसकी चर्चा हो सकती है।
जून 2024 में हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन ने खराब प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए गए। मांग उठी कि डेमोक्रेटिक पार्टी को उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बना देना चाहिए। जिस दिन नेटो समिट शुरू हुई उसी शाम डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में रैली की। वहां उन्होंने नेटो सदस्यों को जमकर लताड़ा। ट्रंप ये कहते रहे कि अगर सदस्य देशों ने तयशुदा रकम खर्च नहीं की तो मैं उन्हें रूस से नहीं बचाऊंगा। तयशुदा रकम क्या है? जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करने का प्रावधान, मगर नेटो के कुछ ही देश उसका पालन करते हैं, इसलिए ट्रंप नाराजगी जताते हैं। इस साल नवंबर में अमेरिका में चुनाव है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावना है। चुनावी साल के लिहाज से ये समिट कितनी खास है और अमेरिका में लोग नेटो को लेकर क्या सोचते हैं, ये सवाल हमने पूछा अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से। सुनिए। देखिए, अमेरिका के लोग नेटो को लेके अभी तक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स पता है। उन्हें ये बात जरूर पता है कि नेटो के कारण ही जो युद्ध है वो यूक्रेन तक सीमित है, जो चल रहा है 2-2.5 सालों से। तो आई थिंक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमेशा से रहा है नेटो को लेके अमेरिकन नागरिकों में। जहां तक आपका पहला सवाल था डोनाल्ड ट्रंप का और इसका जो चुनावी इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस समिट का, तो 2 हफ्ते हो गए हैं करीबन डिबेट परफॉर्मेंस के बाद जो बाइडेन की, और उसके बाद से हमने देखा है कि वो एक सिट डाउन इंटरव्यू के लिए बैठे, उसके बाद भी सेंटिमेंट्स चेंज नहीं हुए। इस वीक जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी मीटिंग्स हुई और एक ओपन कॉन्वर्सेशन हुआ इस चीज को लेके। पब्लिकली ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो भी डिसीजन लेंगे वो सही है। जो बाइडेन ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो इस चुनाव में रहने वाले हैं और वो हटने नहीं वाले। बावजूद इसके अभी थोड़ी देर पहले नैन्सी पेलोसी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम नेटो समिट के बाद देखेंगे प्रेसिडेंट बाइडेन क्या डिसीजन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक लिटमस टेस्ट बनता जा रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ये समिट। 30 से ज्यादा देश के हेड्स जो है वो वॉशिंगटन डीसी में आए हुए हैं और सबकी नजरें गड़ी हुई हैं 2 चीजों को लेकर नेटो समिट में। पहली कि क्या इसके जो आउटकम्स हैं वो किस तरह से डिफाइन होंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि नेटो को ट्रंप प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनके इरेटिक जो स्टेटमेंट्स रहे हैं इन द पास्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेटो से अमेरिका को हट जाना चाहिए और नेटो में अगर लोग फंडिंग नहीं करेंगे बाकी यूरोपियन देश तो हम भी फंडिंग नहीं करेंगे, तो नेटो को एक तरह से ट्रंप प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो बाइडेन एक फोर्सफुल नेता के तौर पे उभरना चाहेंगे इस समिट से, जिसमें वो एक तो यूरोपियन नेशंस को और दूसरा अपनी होम ऑडियंस को ये दिखा पाए कि वो अभी भी सक्षम है और वो अभी भी इस व्हाइट हाउस में एज अ प्रेसिडेंट बहुत कारगर है और अगले 4 साल तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये नेटो समिट जो है ये अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूम रही है और इसके जो रीडआउट्स आएंगे, जो फाइनल डिक्लेरेशन होगा, उसमें हमें जरूर देखने को मिलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से यूएस के डोमेस्टिक पॉलिसी की एक छाप रहेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसे ट्रंप प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक चर्चा यह भी है कि इस समिट से जो बाइडेन की उम्मीदवारी का भविष्य तय हो सकता है। अगर वो समिट में खुद को ताकतवर नहीं दिखा सके तो उनका रेस में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। उनके सहयोगी देशों का भरोसा भी टूट सकता है। ये समिट जो बाइडेन के लिए कितनी अहम है? जी, ये समिट जो बाइडेन के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम है। डोमेस्टिकली उनका जो पोल रेटिंग्स हैं वो गिर चुकी है, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरी है। कल एक कंपैरिजन आया कि जुलाई में लॉन्ग वीकेंड के बाद, हमारे इंडिपेंडेंस डे के बाद, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पोलिंग होती है उसमें जो भी आगे होता है वो जीतता है। ओनली एक्सेप्शन रही है हिलरी क्लिंटन। तो पिछले जो 25 सालों की पोलिंग है उसमें एक एनॉमली रही है। उसके बाद जितने भी जो भी पोलिंग रही है उसमें ये माना गया है कि जुलाई में जो लीड कर रहा होता है पोल्स में वो ही यूएस का प्रेसिडेंट बनता है। तो अगर आप देखें अभी से लेके नवंबर तक, तो जो बाइडेन को 2 चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये नेटो का समिट, जिसको बहुत क्लोजली कैपिटल हिल पे लीडर्स देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स देख रहे हैं, सेनेटर्स देख रहे हैं, कांग्रेसमैन देख रहे हैं,
उनके जो बहुत अलग अलग टाइप की कॉकसेस है, ब्लैक कॉकस, हिस्पैनिक कॉकस, वो सब बोल ये रहे हैं कि जो बाइडेन हमारे नॉमिनी है। लेकिन जब उन्हें प्रेस किया जाता है कि क्या आप उन्हें समर्थन, आप उनको चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट देखना, तो वो उसमें हिचकिचा जाते हैं। वो हमेशा ये कह रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, वो कहते हैं देखिए वो हमारे नॉमिनी है, वो जो डिसाइड करेंगे हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने अभी तक अपने खुद की पार्टी के लोगों को कन्विंस नहीं किया है कि वो एज अ प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो नेटो समिट को बुना इसलिए गया है, इस तरह से अनफॉर्चुनेटली बुना जा रहा है कि जो बाइडेन बहुत स्ट्रांग दिखे डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। दूसरी चीज ये है जो बाइडेन के लिए कि अगले महीने कन्वेंशन होने वाला है, जिसमें अब 4 हफ्ते रह गए हैं, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। तो दबाव जो है डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, जो दबाव जो है वो बनाया जा रहा है जो बाइडेन के ऊपर कि वो जल्द से जल्द एक डिसीजन लें, जो वो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो ये डिसीजन ले कि वो स्टेप असाइड हो जाए और उनकी जगह कमला हैरिस को या किसी और लीडर को नॉमिनेट किया जाए। डिफाइंड है जो बाइडेन, रिजिलियंट है। वो कह रहे हैं नहीं, ये मैं कर चुका हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को हरा चुका हूं, मैं फिर से हराऊंगा। और कहीं ना कहीं जैसा कि हमने शायद G20 में देखा था, ये भारतीय चुनाव से पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी छवि बनाई थी भारत में कि देखिए पूरे देश के जो नेता हैं वो पूरे यहाँ पे आ रहे हैं, मुझसे इतनी गर्मजोशी से मिल रहे हैं और मैंने भारत का जो है सम्मान जो है बढ़ा दिया है पूरे विश्व में। कहीं ना कहीं वही स्ट्रैटेजी हमें नेटो समिट में देखने को मिल रही है, जहां पे जो बाइडेन फोटो ऑप्स कर रहे हैं, बहुत गर्मजोशी वाली उनकी फोटोज आ रही हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएटेड इमेजेस जो है वो सर्कुलेट की जा रही है, ताकि अमेरिकन को ये विश्वास दिलाया जा सके कि उनके जो प्रेसिडेंट है वो सक्षम है और वो चुनाव के लिए तैयार है, और वो अगले 4 साल अगर वो जीत जाते हैं तो 4 साल और वो इस देश को गवर्न कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेटो की अंदरूनी कलह से जुड़ी। भले ही नेटो खुद को ताकतवर बताने की कोशिश करे, मगर उसकी आपसी कलह को कोई नकार नहीं सकता। तुर्की और हंगरी ने फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध किया था। तुर्की और हंगरी की रूस के साथ भी अच्छी दोस्ती है। हंगरी के तो रूस और चीन दोनों के साथ संबंध मजबूत ही हुए हैं। 6 जुलाई को ही हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूस गए थे। रूस के बाद उन्होंने चीन जाकर राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। अब नेटो की कुछ खासियतों की बात कर लेते हैं। नेटो ने इस समिट में इंडो पैसिफिक रीजन के अपने पार्टनर्स को दावत दी है। ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ये देश नेटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन नेटो के ग्लोबल पार्टनर कहलाते हैं। नेटो इन्हें इस समिट में चीन के खतरे बताने की कोशिश करेगा। अब जरा इस समिट से जुड़े ताजा अपडेट्स जान लीजिए। बेलारूस और चीन मिलकर पोलैंड की सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। पोलैंड नेटो का मेंबर है और बेलारूस रूस का बेस्ट फ्रेंड। इस युद्ध अभ्यास को नेटो समिट के काउंटर की तरह देखा जा रहा है। इस अभ्यास को ईगल असॉल्ट 2024 का नाम दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समिट में एयर डिफेंस सिस्टम और विमानों की मांग की है। सनद रहे नेटो संगठन के तौर पर यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है, हालांकि उसके सदस्य देश अलग से हथियार भेज रहे हैं। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस समिट पर नजर बनाए हुए है। वो हर बयान पर ध्यान दे रहा है। ये समिट मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग के लिए आखिरी है। वो 2014 से नेटो का नेतृत्व कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटा नेटो की कमान संभाल लेंगे। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी ऑस्ट्रिया से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा खत्म कर ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। 41 बरस बाद किसी भारतीय पीएम ने ऑस्ट्रिया की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी गई थी। 10 जुलाई को पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमार के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग और वेस्ट एशिया में तनाव पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा कि भारत प्रभावशाली और भरोसेमंद देश है। जब रूस यूक्रेन में शांति की बात आती है तब उसकी भूमिका काफी बढ़ जाती है। पीएम मोदी क्या बोले, आइए सुनते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने
ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं, कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाए। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी रूस से है। रूस की एक अदालत ने व्लादिमीर पुतिन की आलोचक यूलिया नवलन्या को 2 महीने की जेल की सजा सुनाई है। उनके ऊपर चरमपंथी गुट में शामिल होने का आरोप है। यूलिया अलेक्सी नवलनी की पत्नी है। फरवरी 2024 में नवलनी की एक जेल में मौत हो गई थी। यूलिया ने आरोप लगाया था कि नवलनी की हत्या हुई और उसके लिए पुतिन दोषी हैं। रूस की सरकार इससे इनकार करती है। नवलनी की मौत के बाद से यूलिया चर्चा में है। उन्होंने नवलनी का मिशन जारी रखने का ऐलान किया। वो पश्चिमी देशों के नेताओं से मिल रही हैं। इससे रूसी सरकार असहज महसूस करती है। अदालत के फैसले को इसी असहजता का हिस्सा माना जा रहा है। यूलिया ने क्या कहा? वो इस समय रूस से बाहर हैं। अगर उन्हें रूस में कदम रखा उन्होंने तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अदालत के फैसले पर ध्यान ना दें। असली बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन एक हत्यारे और युद्ध अपराधी हैं। उनकी जगह जेल में है, उसी जेल में जहां अलेक्सी की हत्या कर दी गई थी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। देश और दुनिया की सभी दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप ललन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।